Morning students, today we are continuing with the chapter number 2 functions, and today's topic is scope of variables. Before proceeding with this topic, we have done three topics. One is called as your actual and formal parameters and arguments. Second is called as your call by value, call by reference, and the third one is called as your type of arguments. Out of which we have discussed that the actual and formal arguments or parameters हमारे कौन से होते हैं. ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल जिन वेरिएबल्स को या जिन पैरामीटर्स को हम लोग पास करते हैं दे आर कॉल्ड एज माय एक्चुअल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स. एंड ड्यूरिंग द फंक्शन डेफिनेशन जो पैरामीटर्स वैल्यूज रिसीव करते हैं दे आर कॉल्ड एज माय फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट. एंड दिस फंक्शन कॉल इज यूज्ड ड्यूरिंग द एक्चुअल and definition is used during the formal ones. And connectivity with this actual and formal, we have done one topic that is call by value and call by reference. जहाँ हमने ये भी पढ़ा था call by value का मतलब क्या होता है, any changes done in these formal parameters. मतलब x और y में अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर कोई भी चेंज करती हूँ तो वो चेंज मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा, तो वो मेरा क्या कहलाता है, कॉल बाय वैल्यू. और अगर एनी चेंजेस डन इन द फॉर्मल पैरामीटर विल रिफ्लेक्ट बैक टू द योर एक्चुअल पैरामीटर्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज योर कॉल बाय रेफरेंस, राइट. नाउ ये वो टॉपिक्स थे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाए थे. Now, आज जो हम करें that is we are doing scope of variables. Now, what do you mean by the word scope? Scope means it is a lifetime. मतलब कोई भी वेरिएबल कितने टाइम तक आप प्रोग्राम के अंदर वो एग्जिस्ट करता है, कब तक उसकी लाइफ रहती है, दैट इज कॉल्ड एज माई स्कोप. अब वो कहते हैं स्कोप होता किसका है, वेरिएबल्स का होता है. वो ये कहते हैं जो स्कोप वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक को कहते हैं ग्लोबल स्कोप और एक को कहते हैं लोकल स्कोप कहते हैं, या हम ये कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स एंड द लोकल वेरिएबल्स. अब आपके कौन से वेरिएबल्स लोकल होते हैं, कौन से वेरिएबल्स आपके ग्लोबल होते हैं. लोकल वेरिएबल्स हमेशा वो होते हैं बेटा जी जिनको हम डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर करते हैं. सपोज अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा डेफ कैल एंड देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिटर्न जेड. अब मैंने अपना प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम जो आई हैव स्टार्टेड माय मेन प्रोग्राम फ्रॉम हियर, दैट इज योर यहाँ से, और ये मेरा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो गया. Main program we have started from here. Now num1 is equal to enter number, num2 is equal to enter second number, sum is equal to I am calling the function here, then I am saying print. आपको क्या करना है, सम ऑफ दो नंबर्स का जो भी सम में आए वो रिटर्न करेगा. तो आउटपुट वैल्यू वो मुझे क्या डिफाइन करके देगा, वो ये मुझे आउटपुट वैल्यू देगा. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो मेन प्रोग्राम के आपकी जो लाइंस है मेन प्रोग्राम की, ये वाली और ये वाली लाइन जो है जिसके अंदर हमने num1 लिया है एक वेरिएबल, एक num2 लिया और एक को हमने सम लिया है, ये तीनों वेरिएबल्स मेरे क्या कहलाएंगे, ऑल थ्री आर कॉल्ड एज माय ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट. नाउ अब ये z जो था ये इस एक यूडीएफ यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर है. यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर z होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं. नाउ लोकल वेरिएबल आपके वो वेरिएबल्स होंगे विच आर डिक्लेयर्ड within the function definition, and global variables are those variables which are declared in the main function. पहली बात. दूसरी बात कि आपकी जो इन दोनों वेरिएबल्स की लाइफ टाइम होती है वो कहाँ तक होती है. द थिंग इज कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं इनका जो लाइफ होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कब तक एग्जिस्ट करती है आपके प्रोग्राम के अंदर, जब तक ये डेफिनेशन है, एंड इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन दिस फंक्शन ओनली. z की वैल्यू को मैं सिर्फ इसी फंक्शन में यूज कर सकती हूँ. इस फंक्शन के बाहर आकर के फंक्शन ब्लॉक कह लो, ये एक तरह का फंक्शन ब्लॉक है हमारा. इस फंक्शन ब्लॉक के इनर पार्ट में ही मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ, और इसकी लाइफ भी कब तक होती है, इसी फंक्शन डेफिनेशन तक होगी. Whereas ये तीन वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनका यूज मैं फंक्शंस के अंदर भी कर सकती हूँ और आउटसाइड द फंक्शन भी कर सकती हूँ. तो ग्लोबल वेरिएबल्स की जो आपकी लाइफ होती है दैट इज टिल द प्रोग्राम होती है, यानी कि जब तक मेरा प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है या मेमोरी के अंदर उन वेरिएबल्स की वैल्यू को वो क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रखता है. तो एनी टाइम आई कैन यूज दीज वेरिएबल्स इन माई प्रोग्राम, ईदर इन माई यूडीएफ दैट इज फंक्शंस, और इन द मेन प्रोग्राम आई कैन यूज देम, राइट. सो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के बीच में 3 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं. Number 1 is your local variables are declared in the main function. Number 2,
your global variables are declared in the main function and local variables are declared within the definition block. And second is your that global variables can be accessed in the main function as well as in the functions, UDF functions also, and your local variables can be accessed only within the function only, right? And the life of your global variables is till the entire program, whereas the life of your local variables is only till the function, right? ये 3 points हैं जो हम इन दोनों के बारे में. I have taken 2 examples here, local और global के लिए. फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन इज डेफ स्टैट फंक्शन एक मैंने डिक्लेयर करा है, उसमें मैंने टाइगर इज इक्वल टू 15 लिया, मैंने प्रिंट टाइगर करा, उसके बाद अब ये जो लेवल मेरे पास आया है दिस इज माय मेन लेवल, ये मेरा एक फंक्शन ब्लॉक हो गया, ये फंक्शन ब्लॉक के बाहर का आ गया. तो यहां से मेरा क्या स्टार्ट होता है, आई एम स्टार्टिंग विद द मेन फंक्शन. इस मेन फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, टाइगर इज इक्वल टू 95 प्रिंट टाइगर स्टार्ट फंक्शन, ये फंक्शन है हमारा स्टार्ट फंक्शन, और उसके बाद आ रहा है प्रिंट टाइगर. अब फर्स्ट लाइन वो क्या पड़ेगा मेरी मेन फंक्शन की, जिसमें टाइगर की वैल्यू कितनी थी 95. मैंने क्या लिखा, प्रिंट टाइगर. प्रिंट टाइगर लिखने से क्या करेगा, वो फर्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करेगा, 95 प्रिंट करेगा. नेक्स्ट मैंने लिखा स्टार्ट 1, इट मीन्स कर्सर यहां से किसके पास चला जाएगा, मेरे फंक्शन के पास जाएगा, और फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, टाइगर इज इक्वल टू कितना 15. अब मैंने क्या कहा, प्रिंट करो टाइगर, तो इट मीन्स वो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 15. अब जब वो लौट के यहाँ से वापस इट विल कम बैक, तो कम बैक करने पर उसने नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ी, तो यहाँ टाइगर की वैल्यू को अब वो क्या प्रिंट करेगा 95, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है दैट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर, बट द वैल्यू जो वैल्यू ऊपर चेंज हुई है टाइगर की, वो नीचे रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रही. क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉल बाय रेफरेंस है, राइट. सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि लोकल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो विद इन द फंक्शन एक्सेस होती है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू हम लोग कहाँ कर सकते हैं, थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं. इसी का एक और वर्जन मैंने यहाँ ऊपर लिखा है डेफिनेशन का, जिसमें मैंने ये बताया है कि जो मैं फंक्शन के अंदर अपना टाइगर वेरिएबल यूज कर रही हूँ, आई वांट दैट दिस टाइगर वेरिएबल शुड बिकम द ग्लोबल वेरिएबल. तो वो हम क्या करेंगे, डेफ स्टार्ट 1 फंक्शन, आई हैव रिटन ग्लोबल टाइगर. मैंने वेरिएबल के नाम के आगे व्हाट आई हैव रिटन इज ग्लोबल. जब हम किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले या उसकी वैल्यू असाइन करने से पहले उसके नाम के आगे ग्लोबल लगा देते हैं, तो इट मीन्स दैट दिस टाइगर वेरिएबल इज नाउ नॉट अ लोकल वेरिएबल, नाउ इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल. सो टाइगर इज इक्वल टू 15 एंड प्रिंट टाइगर अगेन. अब ये मेरा यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया. इस मेन फंक्शन के अंदर वो क्या कर रहा है, मेन फंक्शन के अंदर टाइगर को 95 ले रहा है. आई सेड प्रिंट टाइगर, अगर मैं इस केस में प्रिंट टाइगर करूंगी तो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, वो यहाँ पर मेरी 95 वैल्यू प्रिंट करेगा. नेक्स्ट टाइम मैंने क्या लिखा, स्टार्ट फंक्शन कॉल करो. जब वो स्टार्ट फंक्शन को कॉल करेगा तो ग्लोबल टाइगर पड़ेगा, फिर कहेगा टाइगर की वैल्यू 15 प्रिंट टाइगर. अब विद इन द ब्लॉक करेगा तो 15 प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही वो इस फंक्शन से बाहर आएगा टाइगर की वैल्यू को फिर से क्या कर देगा, 15 कर देगा. सो मीन्स द ग्लोबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल बी चेंज्ड. पॉज. Now I am taking one example for passing your immutable type values in a function. Immutable मतलब जिन वैल्यूज को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, राइट. तो अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया था, दैट वाज योर, जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके सारे कौन होते हैं, नम टाइप का आपका जो डेटा टाइप होता है, दे ऑल आर इम्यूटेबल टाइप, राइट. नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल कि डेफ फंक्शन 1, मैंने उसमें a एज ए पैरामीटर पास करा है. प्रिंट मैंने कहा इनसाइड फंक्शन, नाउ मतलब ये पढ़ते ही वो कहाँ आ जाएगा, फंक्शन के अंदर आ जाएगा. ए की वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा, ए की वैल्यू कितनी कर देगा 2, और यहाँ पर ए कौन है, मेरा लोकल वेरिएबल है, इट इज अ लोकल वेरिएबल. नाउ प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, वो यहाँ पर प्रिंट करेगा इस फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू कितनी है, फिर यहाँ से वो रिटर्न करेगा नम की वैल्यू मैंने 3 ली, प्रिंट नम करा, फंक्शन 1 में नम पास करा और ये वैल्यू ली. अब एक्चुअली क्या होगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करेगा, सबसे पहले वो यहाँ से मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा. मेन फंक्शन में मेरे पास क्या है, नम इज इक्वल टू 3. अब प्रिंट नम करो तो मीन्स मेरी आउट वैल्यू क्या दे देगा, 3 दे देगा. नाउ अब ये फंक्शन कॉल है मेरी, दिस इज कॉल्ड एज माई फंक्शन कॉल. नाउ ये फंक्शन कॉल पढ़ते ही कर्सर कहाँ चला गया, यहाँ ऊपर चला गया. ये क्या पढ़ेगा, प्रिंट इनसाइड फंक्शन, यानी कि नेक्स्ट लाइन में वो क्या प्रिंट करेगा, इनसाइड फंक्शन.
उसके बाद क्या लिखा है, a इज इक्वल टू a प्लस 2, यानी कि मैंने num की वैल्यू क्या पास करी थी 3, तो 3 किस में चला गया a में, a की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई 3 प्लस 2 5, तो अब वो a की वैल्यू को क्या कर देगा 5। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, प्रिंट वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ क्या लिखेगा वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5। नाउ रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन 1, ये नेक्स्ट मैसेज प्रिंट करेगा, रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन 1। यहां से जब वो वापस आएगा तो नेक्स्ट लाइन क्या पड़ेगा, प्रिंट नंबर इज इक्वल टू नम, तो यहाँ आंसर में क्या लिखेगा, नंबर इज इक्वल टू, आपके पास नम की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 3, तो वो क्या रिटर्न करेगा 3। इट मीन्स एनी चेंजेस डन इन ए आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इन योर पैरामीटर, मतलब एक्चुअल ये पैरामीटर था, ये फॉर्मल था, तो जब मैंने एक्चुअल की वैल्यू फॉर्मल में पास करी और फॉर्मल ने ये रिसीव करी वैल्यू, तो ए की वैल्यू 3 होगी। ए में चेंजेस होने के बावजूद भी वो ये वैल्यू चेंजेस आपके एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा, राइट। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इम्यूटेबल टाइप वैल्यूज व्हेन दे आर पास्ड इन अ फंक्शन। Now I'm giving you one more example when we are passing the mutable type values in a function, right? When we will pass the mutable type values to a function, what is going to happen? Suppose I have written one more definition, that is def f2, but I have taken here and my list means I am taking the variable, which variable is a list itself. नाउ अब मैंने मेरा मेन प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, माई मेन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। नाउ वो लिस्ट लेगा, लिस्ट में वैल्यू कितनी डाली हुई है, ओनली 1, यानी कि मेरी लिस्ट में एक ही एलिमेंट है एंड दैट वन एलिमेंट इज माई 1, राइट। नाउ वो कहता है प्रिंट लिस्ट इज इक्वल टू, जो भी रिसेंट लिस्ट इस टाइम मेरी है वो प्रिंट करो, तो मुझे आउट में क्या प्रिंट करके देगा वो, इट विल प्रिंट 1, राइट। नाउ ये पढ़ने के बाद कर्सर नेक्स्ट फंक्शन 2 पे गया, लिस्ट पास कर रहा है, तो यहां से कर्सर किसके पास गया, डेफिनेशन में। अब जो लिस्ट वेरिएबल आपने यहाँ पास किया वो माई लिस्ट में चला गया। अब क्या लिखा है, लिस्ट रिसीव्ड, मेरे पास इस फंक्शन में जो लिस्ट रिसीव हुई है वो कौन सी थी, लिस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब माई लिस्ट का जो 0th एलिमेंट है उसने कहा उसमें +2 कर दो, मीन्स आई एम डूइंग द चेंजेस इन माई लिस्ट, सो what it will do is print a list in function 2 after changes। तो यहाँ क्या लिखेगा, list in function 2 after changes is equal to स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ 0th एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, यही मेरा 0th एलिमेंट है, इसमें +2 करूंगी तो रिजल्टेंट वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट। अब वो यहाँ से वापस आया, जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ कर्सर नेक्स्ट लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, मतलब जब ये फंक्शन कॉल हो चुका है उसके बाद मेरी लिस्ट की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल इज इक्वल टू 3। तो अब जो चेंज मैंने अपना यहाँ फॉर्मल पैरामीटर में करा था, दिस चेंज इज रिफ्लेक्टेड बैक इन माई एक्चुअल पैरामीटर, तो ये मेरा क्या कहलाता है, कॉल बाय रेफरेंस। इससे पहले वाला एग्जाम्पल किसके लिए था, कॉल बाय वैल्यू। तो जब इम्यूटेबल टाइप वैल्यूज वी आर पासिंग टू द फंक्शन, इट मीन्स नो चेंजेस आर डन, दैट इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। नाउ म्यूटेबल टाइप वैल्यूज इफ यू आर पासिंग टू अ फंक्शन, इट मीन्स इट इज कॉल्ड एज योर call by reference, because any changes done in the formal are reflected back to the actual one. After this I have given few practice question, outputs भी दिए हैं, इसके अलावा कुछ और questions भी मैंने आपको practice के आपकी उसमें homework में भेजूंगी। Try to do that. If आपको समझ आते हैं तो kindly reply me and view this video because this is very 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 important topic. Thank you.